Ferruccio Lamborghini is the man behind one of the biggest luxury car brand in the world. पर जो चीज़ आप में से काफ़ी लोगों को नहीं पता होगी वो है कि सुपर कार्स बनाने से पहले इनकी इटली में एक काफ़ी बड़ी ट्रैक्टर कंपनी थी और उससे पहले वो जेल भी रहकर आ चुके हैं। उनकी तगड़ी इंजीनियरिंग स्किल के कारण उन्होंने दुनिया के कुछ बहुत ही तगड़े ट्रैक्टर्स बनाए, बट एनजो फरारी के साथ एक आर्ग्यूमेंट की वजह से उन्होंने दुनिया की बहुत ही तगड़ी सुपर कार बना डाली। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट लैम्बोर्गिनी, जिसका जन्म दो तगड़े बिजनेसमैन के टकराने की वजह से हुआ। Consider a partnership. Ferrari, Lamborghini. Go back to your tractors, farmer. आइए पूरी कहानी को जानने के लिए वापस चलते हैं 1916 में इटली के उस छोटे टाउन में। फेरुच्चो लैम्बोर्गिनी के पेरेंट्स फार्मर थे और उस समय इटली वॉर के चलते फाइनेंशियल क्राइसिस एंड शॉर्टेज ऑफ फूड से गुजर रहा था। इन सब मुश्किलों के बावजूद भी फेरुच्चो का जिंदगी को देखने का नजरिया काफी पॉजिटिव था और उनका पूरा बचपन उनके पेरेंट्स की हेल्प करते हुए फार्मिंग में गुजरा। उनके फादर हमेशा से ये चाहते थे कि एक दिन उनका बेटा भी इस फार्म को संभालेगा, बट द यंग लैम्बोर्गिनी हैज सम अदर प्लान्स। अपने फादर के साथ फार्म में काम करते हुए उन्हें हार्डवर्क की इंपॉर्टेंस पता चल गई थी और साथ में उनका इंटरेस्ट मैकेनिक्स में भी काफी था। उनके पेरेंट्स भी ये चीज नोटिस करते थे कि फेरुच्चो दिन का काफी समय ट्रैक्टर और बाकी चीजों के पार्ट्स ठीक करने में गुजारता है और उन्हें ये सब करना काफी पसंद था। उनके पेरेंट्स को भी ये समझ आ गया था कि उन्हें फार्मिंग से ज्यादा इंजन्स में इंटरेस्ट है और इसलिए उनका स्कूल खत्म होने के बाद उनको बोलोग्ना में इंजीनियरिंग के लिए भेज दिया गया। हालांकि इससे उनके फादर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फेरुच्चो को एक मैकेनिक की जॉब मिल जाती है, बट कुछ ही समय बाद इटली फिर से एक वॉर में पड़ जाता है और फेरुच्चो को रॉयल इटालियन एयर फोर्स के पास भेज दिया जाता है, जहाँ पे उनको काम मिलता है आर्मी के ट्रैक्टर्स और डीजल ट्रक्स को मेंटेन करने का। जिस जगह पे उनको काम मिला था उस जगह का नाम था रोड्स आइलैंड। 1943 में इटली वॉर से पीछे हट जाता है और जो कि वो जर्मनी के साथ लड़ रहे थे और उन्होंने अपनी फोर्सेस को वापस बुला लिया, पर फेरुच्चो को वहीं सिटीजन की तरह रुकने को कहा गया और वहीं उन्होंने अपनी मैकेनिकल वर्कशॉप खोल ली। बट 1945 में वॉर खत्म हुआ और जर्मनी को हार मिली। अलाइड फोर्सेस ने रोड्स आइलैंड पे कब्जा कर लिया था और वहाँ के लोगों को जेल में डाल दिया था, इंक्लूडिंग फेरुच्चो लैम्बोर्गिनी। बट लकीली उन्होंने फेरुच्चो की मैकेनिकल स्किल्स देखी और फिर उन्हें अपने व्हीकल्स फिक्सिंग के काम पे लगा दिया। 1946 में उन्हें फिर से इटली लौटने का मौका मिल गया एंड फ्रॉम हियर द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ लैम्बोर्गिनी रियली बिगिंस। इटली लौटने के बाद उनके पास अब कोई जॉब नहीं थी। हालांकि उन्हें मैकेनिक का एक छोटा काम मिल गया था, बट अब वो कुछ और करना चाहते थे, कुछ बड़ा। और कुछ बड़ा होता है कुछ बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करके। जब वो इटली वापस आए थे तो उन्होंने देखा कि वॉर के बाद पुअर फार्मर्स ट्रैक्टर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे और पेट्रोल का प्राइस भी काफी बढ़ गया था। फेरुच्चो को लगा कि वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी देखी और इस मौके का फायदा उठाने की सोची। सबसे पहले उन्होंने पुराने इंजन्स को देखा और उन पर रिसर्च करी और देखा कि उसमें क्या मॉडिफिकेशंस करी जा सकती है और फाइनली वो एक न्यू इंजन डिजाइन के साथ आते हैं। उनकी इस न्यू इंजन में फ्यूल एटोमाइजर का यूज हुआ था, यानी कि उनको स्टार्ट होने के लिए पेट्रोल की जरूरत तो पड़ती थी, पर स्टार्ट होते ही इंजन अपने आप को चीपर डीजल फ्यूल में कन्वर्ट कर लेता था। दिस वॉज एन इनक्रेडिबल इनोवेशन। उनकी इस इनोवेशन ने पूरी कंट्री की फ्यूल की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी और कुछ इस तरह लैम्बोर्गिनी का पहला ट्रैक्टर बना और उन्होंने इसे बनाने में स्मॉलर फ्रेम भी यूज किया था, जिससे कि इसकी और कॉस्ट कटिंग हो पाई। हालांकि कंपनी अपने स्टार्टिंग के दौर में काफी स्लो चली क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बड़े ब्रांड से घिरा हुआ था और वही फेरुच्चो एक हफ्ते में बस एक ही ट्रैक्टर निकाल पा रहे थे, जिसे कि वो खुद बनाते थे। और देखते ही देखते उनके ट्रैक्टर की सेल्स बढ़ने लगी और इनकी कॉस्ट कटिंग की टेक्निक काफी बढ़िया साबित हुई और अब समय आ गया था फेरुच्चो को एक बड़ी फैक्ट्री खोलने का और वर्कर्स को हायर करने का। वो इसके लिए लोन भी लेते हैं और उनके फादर भी उन्हें उनकी फैमिली का फार्म दे देते हैं फैक्ट्री लगाने के लिए। फेरुच्चो वाज एक्सट्रीमली एक्साइटेड अबाउट द पोटेंशियल ऑफ हिज बिजनेस, पर वही दूसरी तरफ उन्हें ये भी लग रहा था कि अगर ये कंपनी नहीं चल पाई तो वो काफी दिक्कत में भी आ सकते हैं। बट उनकी तगड़ी इंजीनियरिंग और बिजनेस स्किल्स के चलते उनका बिजनेस ट्रैक्टर मार्केट में काफी बढ़िया तरीके से सक्सेसफुल हुआ। उन्होंने अपनी खुद की इंजन भी बनाना चालू कर दी थी और ये समय उनकी कंपनी के लिए काफी बढ़िया इसलिए भी था क्योंकि इटली के गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए एक स्कीम निकाली थी, जिसके अकॉर्डिंग वो फार्मर्स को पैसे देंगे ताकि वो उन्हीं की देश में बनी हुई फार्मिंग के लिए काम आने वाली मशीनरी को खरीद सके। क्योंकि अब लैम्बोर्गिनी अपनी खुद की इंजन बना रही थी तो इस वजह से उनके ट्रैक्टर्स की डिमांड काफी बढ़ गई। एट दिस पॉइंट
Lamborghini was producing 200 ट्रैक्टर्स पर ईयर, और उन्हें अपनी ट्रैक्टर की क्वालिटी पर इतना विश्वास था कि हर साल Ferruccio अपने टाउन में ट्रैक्टर पोलिंग कंपटीशन कराते थे, जिसमें दो ट्रैक्टर एक दूसरे को खींचते हैं, और हर बार Lamborghini के ही ट्रैक्टर्स जीतते थे। देखते ही देखते Lamborghini इटली की बिगेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग बन गई, और वो कंट्री के रिचेस्ट मैन भी बन गए थे। उनको कार रेसिंग में भी काफी इंटरेस्ट आने लगा था, और एक बार उन्होंने फिएट टोपोलियो नाम की कार को खुद से मॉडिफाई किया और उसके अंदर और तगड़ी इंजन लगा दी और बैक सीट्स हटा दी और चल दिए रेस करने, बिकॉज वो अपनी इस मॉडिफाइड कार की टेस्टिंग करना चाहते थे और इसको कुछ बड़ी कंपनी इसी कार से कॉम्पिटिट भी करना चाहते थे, जैसे कि अल्फा रोमियो, फरारी एंड मसर्टी। पर तभी उनके साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है और यहाँ पे उनके रेसिंग का करियर भी खत्म हो जाता है, और यहाँ से उनकी लाइफ एक बार फिर से नई डायरेक्शन की तरफ मुड़ जाती है। भले ही उनका रेसिंग करियर खत्म हो गया था, बट उनके पास काफी पैसा पड़ा था और इसीलिए वो काफी सारी लग्जरी और सुपर कार्स खरीद लेते हैं। उस समय इटली की गाड़ियां दुनिया भर में काफी फेमस रहती थी। अल्फा रोमियो, फिएट, मसराती और फरारी इन सब इटालियन ब्रांड्स को काफी पसंद करते थे, और Ferruccio के पास इन सब ब्रांड्स की कार थी। उनके पास जितनी भी गाड़ियां थी उनमें से फरारी 250 GT सबसे ज्यादा लग्जरियस कार थी, और ये गाड़ी उस समय बड़े सेलिब्रिटीज या फिर काफी ज्यादा अमीर लोगों के पास ही देखने को मिलती थी। बट उनको इस कार में भी एक कमी नजर आ रही थी, जिससे उनका ड्राइविंग एक्सपीरियंस बेकार हो रहा था, और वो कमी थी उस कार के क्लच पे। उनके हिसाब से जो क्लच उस गाड़ी में लगाया गया था वो उस पावरफुल कार के लिए नहीं बना था। वो समझ गए थे कि फरारी की क्लच मैन्युफैक्चरिंग में कुछ गड़बड़ी है, और इसलिए Ferruccio ने सोचा कि उस क्लच को उनकी कंपनी के एक मैकेनिक से ठीक कराया जाए। एंड ही वाज शॉक्ड, जो क्लच उस गाड़ी में यूज किया गया था, जो कि काफी लग्जरियस, हाई परफॉर्मेंस और एक्सपेंसिव था, वो वही सेम क्लच था जिसे वो एक समय अपने ट्रैक्टर्स में यूज किया करते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस कार में सही क्लच लगाया जाए, और ये चीज ठीक करने के बाद तुरंत वो फरारी के क्रिएटर से मिलने गए। दैट वाज एनजो फरारी। एनजो फरारी अपने गुस्से और थिन पेशेंस के लिए जाने जाते थे। Ferruccio को लगा कि वो एनजो फरारी की एक काफी अच्छी हेल्प करने जा रहे हैं, उनकी कार में एक इंप्रूवमेंट सजेस्ट करके। अनसरप्राइजिंगली एनजो ने उनके सजेशन को इस तरह नहीं देखा। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि ये सजेशन सुन के एनजो फरारी काफी गुस्से में आ गए और Ferruccio से कहा, द क्लच इज नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ फरारी एंड यू ब्रेक द क्लच। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहते हुए उनकी इंसल्ट भी करी कि तुम ये कार मुझे ही बनाने दो और तुम अपने ट्रैक्टर्स बनाओ। और ये सब सुनने के बाद Ferruccio को काफी बुरा लगा, और फिर उन्होंने डिसीजन लिया अपनी खुद की कार्स बनाने का, एक ऐसी कार जो फरारी से काफी बढ़िया हो, द बेस्ट कार दैट मनी कुड बाय। और यहाँ से शुरू होती है Lamborghini कार्स की स्टोरी। तो एक तगड़ी स्पोर्ट्स कार को मार्केट में उतारने के लिए और फरारी जैसे ब्रांड से कॉम्पिटिट करने के लिए उन्होंने फरारी के ही एक चीफ इंजीनियर को पोच किया। ग्राउंड से किसी भी कार और इंजन की डिजाइन करना काफी मुश्किल होता है, पर Ferruccio की एक्सपीरियंस और उनकी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लेस के चलते उन्होंने और उनकी टीम ने सिर्फ 4 महीने में ही एक कार शो के लिए प्रोटोटाइप रेडी कर दिया। बट एक दिक्कत थी, उनके पास खुद की इंजन रेडी नहीं थी। हालांकि ये एक ऑटो शो था, बट एक इंजन के बिना गाड़ी काफी हल्की हो जाती है। तभी Ferruccio के दिमाग में आइडिया आता है कि ब्रिक्स यानी कि ईंट का यूज करके वो इंजन की जगह सिर्फ ब्रिक्स रख देते हैं, ताकि ऐसा लगे कि गाड़ी के अंदर इंजन है। और शो के दौरान कार के हुड को लॉक्ड रखा गया, एंड लकीली किसी ने भी उसे खोलने को नहीं कहा। बिना इंजन के Lamborghini की न्यू कार को काफी अटेंशन मिलने लगी, और शो के बाद कार को प्रोडक्शन में भेज दिया गया। इनकी इस पहली कार का नाम रखा गया Lamborghini 350 GT, और रिलीज होते ही इसकी 13 कार्स बिक गई। हाँ, हालांकि ये सेल्स इतनी नहीं है, बट एक न्यू ब्रांड जो कि सुपर कार के मार्केट में एंटर हुआ है, उसके लिए रिलीज होते ही 13 कार्स बिकना भी काफी बड़ी बात है। और अगले 2 साल में 120 से भी ज्यादा कार्स बिकी। इट गिव्स Lamborghini a respectable start in automobile industry, बट फरारी को पीछे छोड़ने के लिए इतना काफी नहीं था। सो ही बिगेन ऑन इम्प्रूविंग 350 GT फर्दर। वही दूसरी तरफ उनकी कंपनी के कुछ टॉप इंजीनियर सीक्रेटली एक कार पे वर्क कर रहे थे। उनको भी जनता Lamborghini कंपनी में एक ऐसी कार बनाना जो कि थोड़ी डिफरेंट हो, जैसा Ferruccio सोचते थे। उससे एक और नया प्रोटोटाइप बन के रेडी होता है, विच वाज Lamborghini P400, जो कि एक रेसिंग कार होती है। बट इसको Ferruccio अप्रूव नहीं करते, क्योंकि उनके साथ एक बार रेसिंग में ही बड़ा हादसा हो चुका था। तो उन्होंने सोचा था कि Lamborghini में वो ऐसी कार कभी नहीं बनाएंगे, बट उनकी टीम ने उन्हें कन्विंस किया, और Ferruccio सच में ही फरारी को पीछे छोड़ना चाहते थे। इसलिए बाद में उन्होंने इस आइडिया के लिए हाँ कर दिया, और उन्होंने ये भी सोचा कि इस कार की डिजाइन को वो अपने मार्केटिंग के लिए अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। और ये कार बन के रेडी हो जाती है, और इसके बाद अगली तगड़ी कार बनती है Lamborghini Miura, जिसकी इंजन Formula 1 कार से इंस्पायर्ड थी। ये कार काफी आइकॉनिक थी, और इसकी परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया थी। इस कार को काफी ज्यादा अटेंशन मिलने लगी, और सेलिब्रिटीज इसे परचेज करने लगे। नो डाउट कि ये समय Lamborghini का काफी अच्छा चल रहा था। Lamborghini वाज ऑन राइज, बट अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा डिजास्टर आने वाला था।
60s तक फेरुचियो की दोनों कंपनीज काफी अच्छी तरह से काम कर रही थी। लैम्बोर्गिनी दुनिया की टॉप कार्स बना रही थी और उनकी ट्रैक्टर्स की कंपनी भी काफी बढ़िया ट्रैक्टर्स बना रहे थे। दोनों ही कंपनी काफी प्रॉफिटेबल थी, बट इनका नेक्स्ट डिकेड काफी चैलेंजेस से भरा हुआ था। सबसे पहली प्रॉब्लम चालू हुई जब उनके सबसे बड़े इंपोर्टर्स ऑफ ट्रैक्टर साउथ अफ्रीका और पोलिनिया ने उनके ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए अपने देश में आए कुछ पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से, और इस वजह से फेरुचियो के 100 से भी ज्यादा ट्रैक्टर्स ऐसे ही रखे रह गए और उनकी कंपनी एकदम से काफी लॉस में चली गई। उनके पास अब कॉस्ट कटिंग का कोई ऑप्शन नहीं बचा था और उन्होंने अपनी ये कंपनी अपने एक राइवल ट्रैक्टर कंपनी को बेच दी। प्रॉब्लम्स यही नहीं रुकी, बल्कि उनकी कार कंपनी की सेल्स भी काफी स्लो होने लग गई। असल में इटली में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो इकोनॉमिक बूम स्टार्ट हुआ था वो अपने एंड पे था और इस वजह से फेरुचियो को 51% स्टेक ऑफ लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल्स स्विस बैंक को बेचने पड़े, और वो भी $6 लाख में, यानी कि आज के हिसाब से देखा जाए तो $4 मिलियन। उसके बाद 1973 में ग्लोबल ऑयल क्राइसिस आ गई, जिससे कि फ्यूल प्राइसेस भी काफी हाई हो गए और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव हो गई और लैम्बोर्गिनी जैसी कार की डिमांड पूरी तरह से कम हो गई। इसलिए फेरुचियो ने 49% भी बेच दिए एंड ही रिटायर इन एन एस्टेट इन सेंट्रल इटली और वापस अपने उस फार्मिंग से जुड़ गए। उनकी बिजनेस स्किल के कारण आज लैम्बोर्गिनी जैसा इतना तगड़ा ब्रांड हमारे सामने है। बट द क्वेश्चन इज कि फेरुचियो के रिटायर होने के बाद लैम्बोर्गिनी कार्स का आगे क्या हुआ। इन अर्ली 70s एग्रीकल्चर मशीनरी ग्रुप इन्हें उनके ट्रैक्टर्स खरीदे थे, जो कि आज भी इन्हें ओन करते हैं। बट वहीं दूसरी तरफ लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल्स फिर भी काफी लॉस में थी और 1978 तक की बैंकरप्सी के कगार पे पहुंच गई थी। बट 1980 में एक आइकॉनिक इटालियन स्पोर्ट्स कार इसे खरीद लेती है $3 मिलियन में, और यहाँ पे लैम्बोर्गिनी को थोड़ी राइज मिलती है। बट ये कंपनी भी लैम्बोर्गिनी को 1987 में $25 मिलियन में क्रिसलर्स को बेच देती है, जो कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती थी। अब उसमें कुछ समय तक तो प्रॉफिट हुआ, बट बाद में लैम्बोर्गिनी की सेल्स एक बार फिर से ड्रॉप होने लग गई और इस बार एक इंडोनेशियन कंपनी ने $40 मिलियन में लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल्स को खरीद लिया। और जब इस कंपनी ने लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल्स को खरीदा तो फिर से प्रॉफिट तो हुआ कुछ, बट अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर से कंपनी को बेचने की नौबत आ गई, क्योंकि उस समय फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। उस समय यूरोप की एक जानी मानी कंपनी वोल्क्सवैगन वो लैम्बोर्गिनी को खरीद लेती है और उस समय लैम्बोर्गिनी के साथ वो और भी कुछ लग्जरियस कार ब्रांड्स को ओन कर लेती है, जैसे कि बेंटली, और आज की डेट में भी लैम्बोर्गिनी ब्रांड को ओन करते हैं अपनी एक सब्सिडरी कंपनी ऑडी के अंडर में। तो कुछ ये सफर था लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल्स के फेरुचियो के बेचने के बाद का। और जैसे कि आज हम देख ही सकते हैं कि उस समय वोल्क्सवैगन ने काफी स्मार्ट परचेसिंग की थी, क्योंकि उस समय से आज के कंपेयर किया जाए तो दुनिया भर में सुपर कार्स की डिमांड काफी बढ़ गई है, जिसमें कि लैम्बोर्गिनी काफी ज्यादा मार्केट शेयर रखती है। अगर देखा जाए तो शायद अगर एनजो फरारी ने उस वक्त फेरुचियो लैम्बोर्गिनी की बात सुन ली होती तो शायद हमें लैम्बोर्गिनी जैसा इतना बढ़िया ब्रांड देखने को नहीं मिलता। सो दैट्स अबाउट द लैम्बोर्गिनी। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।